नमस्ते दोस्तों, मैं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो आर्मेनिया को जो है रिसेंटली इंडिया ने वेपन्स भेजे हैं। पिछले कुछ दिनों में मैंने आपको आर्मेनियन मीडिया का एक रिपोर्ट दिखाया था। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये पुराना वीडियो है, तो ये पुराना वीडियो नहीं है, ये नया लॉट ऑफ वेपन्स गया है, नया वर्जन और भी स्ट्रॉन्ग वर्जन और भी पावरफुल वर्जन्स जो है लॉन्ग रेंज वर्जन्स इंडिया ने आर्मेनिया को भेजा है। और एक सपोज्ड कॉल पीस डील साइन होकर रखा है आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच, बट अजरबैजान फटी पड़ी है अजरबैजान की बेसिकली, और बोल रहे कि ये जो इंडिया अगर पीस हुआ है तो आर्मेनिया ये सब वेपन्स क्यों ला रहा है, एक्चुअली रिबूट रीसेट हो रहा है और भी घातक तरीके से जो है आने का प्रिपरेशन चल रहा है। और इंडियन इक्विपमेंट्स को जो है कैसे चलाना है, क्योंकि जिसका एक कहावत है कि जिसका घोड़ा वही ज़्यादा अच्छा चला पाता है उसको। तो लेकिन जब दूसरे को आप जब किसी का मतलब अपना मोटरसाइकिल और अपना साइकिल भी किसी और को देते हैं तो आपको वहाँ पे क्या स्ट्रेंथ है नहीं है वो सब कुछ पता होता है। दूसरे जब कोई चलाता है तो उसको शुरू में दिक्कत तो होती है। तो फिर भी जो है अजरबैजान का ये हाल है। तो अब अच्छे से जब ट्रेन होगा वो उसको चलाने के लिए तो अजरबैजान का क्या हालत होगा। और सिर्फ अजरबैजान नहीं, इनके जो नाजायज़ बाप है टर्की और पाकिस्तान खुद नाजायज़ औलाद होकर भी नाजायज़ बच्चा पैदा कर रहा है अजरबैजान जैसा। लेकिन जो भी हो, नाजायज़ बच्चों को सबक सिखाने का ठेका जो है वो इंडिया ने लेके रखा है। तो ये जो है ये मीडिया रिपोर्ट देखते हैं, अजरबैजान की जो डर है वो हम देख के आप काफ़ी एंजॉय करेंगे और कमेंट सेक्शन में भी आपको भरपूर पैरा वाला मज़ा मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, मैंने बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स को, खास करके जो एनआरआईज है, उनके लिए चैनल बना के उनको इंडिया में एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके दिया है। अगर आप भी मेरे साथ पार्टनरशिप में चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं जहां चैनल के ओनर आप होंगे लेकिन कंटेंट मैं बना के दूंगा, तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। और साथ ही आसाम में मेरे 3 मूवीज बन रहे हैं बैक टू बैक इन अ ह्यूज कैनवस विद अ बजट ऑफ 1 करोड़ ईच, जिनके हिंदी डब्ड वर्जन एक बहुत बड़े ओटीटी में रिलीज होने वाला है। सो इट विल रीच मिलियंस ऑफ ऑडियंस। अगर आपको इन प्रोजेक्ट्स में को प्रोड्यूसर बनना है या फिर अपने ब्रांड या प्रोडक्ट को इन फिल्म्स में प्रमोट करना है तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। पिछले 2 वर्षों में भारत और आर्मेनिया के बीच 1.5 अरब डॉलर के वेपन्स और एम्यूनिशन ट्रेड का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है और इन हथियारों का एक हिस्सा पहले ही आर्मेनिया को सौंपा जा चुका है, जबकि अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच शांति वार्ता जारी है। ऐसे समय में इस मिलिट्री बिल्डअप के पीछे का लॉजिक स्पष्ट बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि भारत अजरबैजान के पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन को स्वीकार न कर पाने के कारण रीजन में अस्थिरता पैदा करना चाहता है। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने येरेवन का दौरा किया और आर्मेनिया के रक्षा मंत्री सुरेन पापिक्यान से मुलाकात की। दोनों पक्षों ने मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन को जारी रखने में अपनी रुचि व्यक्त की। इसके बाद आर्मेनिया के रक्षा मंत्रालय ने भारत से खरीदे गए नए हथियारों के वीडियो जारी किए। वीडियो में विशेष रूप से भारत में निर्मित ATAGS हॉवित्जर और मार्क 15 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी सिस्टम्स शोकेस किए गए। स्वाभाविक रूप से जनरल अनिल चौहान की आर्मेनिया की ऑफिशियल विजिट को केवल ऑफिशियल प्रोटोकॉल विजिट नहीं माना जा सकता। हाल के वर्षों में आर्मेनिया द्वारा भारत से वेपन्स और मिलिट्री इक्विपमेंट्स की बढ़ती खरीद के संदर्भ में ये दौरा सैन्य तकनीकी सहयोग को और गहरा करने से जुड़ा हुआ माना जा रहा है। Silah və hərbi texnika alması fonunda bu səfər hərbi texnika əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi ilə bağlıdır। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की आर्मेनिया यात्रा को केवल फॉर्मल या प्रोटोकॉल विजिट नहीं माना जा सकता। ये एक स्ट्रेटेजिक मामला है, विशेष रूप से हाल के समय में आर्मेनिया द्वारा भारत से बड़े पैमाने पर हथियार और मिलिट्री इक्विपमेंट की खरीद के संदर्भ में। मुख्य सवाल ये है कि इन हथियारों का भुगतान किस फंड से किया जाएगा, या क्या इन्हें किसी तरह के कर्ज पर दिया जा रहा है। यदि कर्ज है तो उसे कैसे चुकाया जाएगा और इसके लिए कौन से कदम उठाए जाएंगे, ये अभी भी सवालों के घेरे में है। और दिए जा रहे हथियारों को देखिए, इनमें हॉवित्जर और अनमैन्ड एरियल व्हीकल शामिल हैं। ऐसे मिलिट्री इक्विपमेंट्स का डेमोन्स्ट्रेशन स्पष्ट रूप से दिखाता है कि येरेवन की मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन स्ट्रैटेजी भारत के साथ सहयोग के आधार पर आकार ले रही है। Və pilotsuz uçuş aparatlarının nümayiş etdirilməsi, bu İrəvanın hərbi modernizasyon। और इस पर रूस क्या कहता है, फ्रांस क्या कहता है? स्पष्ट है कि ऐसे डेवलपमेंट्स बिना कॉन्सिक्वेंसेस के नहीं हो सकते।
भारत के लिए आर्मेनिया के साथ सहयोग कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है। अपने हथियारों को रियल कॉम्बैट और बॉर्डर कंडीशंस में टेस्टिंग और शोकेस करना, डिफेंस इंडस्ट्री की एक्सपोर्ट क्षमता बढ़ाना और पॉलिटिकल बैलेंस बनाना, यानी तुर्की, अजरबैजान, पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक एक्सिस के जवाब में भारत साउथ कॉकेसस रीजन में अपनी पॉलिटिकल प्रेजेंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इसी कारण नई दिल्ली के लिए आर्मेनिया केवल एक सुरक्षित साझेदार नहीं रह गया है, बल्कि वो एक जियोपॉलिटिकल प्लेटफॉर्म और ब्रॉडर स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स को आगे बढ़ाने का माध्यम बनता जा रहा है। Vasitə rolunu oynamağa başlayıb. Hindistanın Indian Aerospace Defense News साइटी yazır ki, इंडियाज इंडियन एरोस्पेस एंड डिफेंस न्यूज वेबसाइट के अनुसार 2022-2023 में भारत द्वारा निर्मित हथियारों में से 43% आर्मेनिया को बेचे गए। 2024-2025 के लिए दोनों देशों के बीच $600 मिलियन के अतिरिक्त हथियार खरीद समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारत ने आर्मेनिया को एक स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट मार्केट में बदल दिया है। इसके अलावा भारत व्यावहारिक रूप से आर्मेनिया का उपयोग नए वेपन सिस्टम्स के टेस्टिंग ग्राउंड के रूप में कर रहा है। विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात यह है कि आर्मेनिया को आपूर्ति किए गए कुछ हथियार रियल कॉम्बैट कंडीशंस में पहले कभी परीक्षण नहीं किए गए थे। भारत के लिए सहयोग स्पष्ट रूप से लाभकारी है। नई दिल्ली अपने डिफेंस एक्सपोर्ट्स को बढ़ा रहा है, अपने प्रोडक्ट्स को रियल ऑपरेशनल एनवायरनमेंट्स में डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है और जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से टर्की, अजरबैजान, पाकिस्तान अलाइनमेंट के खिलाफ एक इनडायरेक्ट बैलेंसिंग एलिमेंट तैयार कर रहा है। dolayısı balans elementi formalaştırır. इस स्ट्रैटेजी में आर्मेनिया एक खरीदार से अधिक एक प्रदर्शन मंच की भूमिका निभाता दिखाई देता है। रीजनल सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से देखें तो आर्मेनिया का मिलिटराइजेशन साउथ कॉकस में भरोसे का माहौल मजबूत नहीं करता। इसके विपरीत ये प्रोसेस मिलिट्री रिस्क्स को बढ़ाने की जमीन तैयार करती है, खासकर तब जब आर्मेनिया के किसी भी पड़ोसी ने उसके खिलाफ खुली सैन्य धमकी नहीं दी है। इस प्रकार आर्मेनिया इंडिया मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन को येरेवन के लिए एक ऑल्टरनेटिव सिक्योरिटी सपोर्ट के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। लेकिन अनटेस्टेड वेपन सिस्टम्स पर भरोसा करना और रीजनल बैलेंस को बदलना आर्मेनिया के लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स के अनुरूप नहीं हो सकता। Uyğun olmayabilir. Hindistan Ermənistanın əsas silah tədarükçülərindəndir. भारत आर्मेनिया का मुख्य हथियार आपूर्तिकर्ताओं में से एक है। यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका और फ्रांस के बाद इंडियन वेपन्स का तीसरा सबसे बड़ा खरीदार आर्मेनिया है, जो इस सहयोग की गहराई और कॉम्प्रिहेंसिवनेस को दर्शाता है। ये फैक्ट कि आर्मेनिया आकाश टाइप मिसाइल सिस्टम्स का पहला विदेशी खरीदार बना, इस पार्टनरशिप की मजबूत जड़ों को दिखाता है। वर्ष 2022 में 720 मिलियन अमेरिकी डॉलर वैल्यू की ऐसी 15 आकाश सिस्टम्स आर्मेनिया को पहले ही सप्लाई की जा चुकी हैं। ये सहयोग तेजी से विस्तार कर रहा है और वेरियस सेक्टर्स को कवर कर रहा है। 2027-2029 की अवधि के लिए 3.54 अरब अमेरिकी डॉलर का एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया है, जिसके तहत आर्मेनिया को मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स, वेरियस आर्टिलरी सिस्टम्स और अन्य हथियार तथा मिलिट्री इक्विपमेंट की आपूर्ति की जाएगी। इस मिलिट्री कोऑपरेशन को संस्थागत बनाने के लिए आर्मेनिया ने 3 वर्ष पहले नई दिल्ली स्थित अपने एम्बेसी में एक डिफेंस अटैचे भी नियुक्त किया था। 3 il əvvəl Dehlidəki səfirliyinə hərbi ataşe təyin etdi. Fransa, Hindistan फ्रांस उन देशों में शामिल है जो इंडिया आर्मेनिया मिलिट्री कॉपरेशन का सपोर्ट करते हैं। इसका मेन फैक्टर भारत और फ्रांस के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और डिफेंस सेक्टर में उनका क्लोज कोलैबोरेशन है। फ्रांस भारत के माध्यम से आर्मेनिया के सैन्य सुदृढ़ीकरण को अप्रत्यक्ष रूप से अपना समर्थन भी बढ़ा रहा है। एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू ये है कि आर्मेनिया को वेरियस वेपन्स और मिलिट्री इक्विपमेंट्स की आपूर्ति के लिए पर्शियन गल्फ में स्थित ईरान के बंदरगाह, विशेष रूप से बंदर अब्बास और चाबहार का उपयोग किया जा रहा है। साथ ही भारत ईरान और आर्मेनिया के माध्यम से इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की इस शाखा को और गहरा तथा एक्सपैंड करना चाहता है और ब्लैक सी के रास्ते यूरोप तक पहुंच प्राप्त करना चाहता है। ये आर्मेनिया इंडिया कॉपरेशन की आधारभूत प्रमुख प्रोजेक्ट्स में से एक है। भारत क्षेत्र में तुर्की और पाकिस्तान के बढ़ते प्रभाव को लेकर भी सावधानी बरत रहा है। आर्मेनिया के माध्यम से भारत क्षेत्र में अपना रीजनल इन्फ्लुएंस बढ़ाने और अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशंस मजबूत करने की नीति पर काम कर रहा है। Baxmayaraq buna heç bir əsas yoxdur. Ermənistan vasitəsilə regionda öz nüfuzunu genişləndirmək və Ermənistan vasitəsilə regionda öz mövqelərini möhkəmləndirmək siyasəti həyata keçirir.
अजरबैजान की बढ़ती मिलिट्री स्ट्रेंथ, इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स और स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन एम्बिशंस को संतुलित करने की क्षमता रखती हैं। देश पहले ही रीजन में एक शक्ति केंद्र बन चुका है। साउथ कॉकेसस में लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी सुनिश्चित करने के लिए अजरबैजान के हितों को नजरअंदाज कर उठाया गया कोई भी कदम नई जियोपॉलिटिकल रिस्क्स पैदा कर सकता है। तो सबसे पहले माशावलोसॉव ने लिखा है कि इन दोनों देशों के सेम ओरिजिन और रूट्स है, तो इन पे आप कभी भी भरोसा नहीं कर सकते। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि किसने बोला कि भरोसा नहीं कर सकते? बिल्कुल भरोसा कर सकते हो। जब बात मुल्लों की गांड मारने की हो तो इजराइल, आर्मेनिया और इंडिया, इन पे आप पूरे तरीके से भरोसा कर सकते हो। उसके बाद ह्यूसनोव ने लिखा है कि द आर्मेनियंस आर आवर एनिमी, वी मस्ट बी रेडी एट एनी मोमेंट, देयर अटैक इज इनएविटेबल। उसके बाद एल्स मामादोव ने लिखा है कि जब एक बकरी की सिर को शेव किया जाता है तो वो सबसे पहले अपने प्रतिपालक को ही रैम करके अटैक करने के लिए जाता है। अल्लाह अजरबैजान, टर्की और पाकिस्तान की एक्सिस को बचाए रखे। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि इतना अल्लाह से दुआ करके तेरे अल्लाह ने पाकिस्तान को आज तक इंडिया के खिलाफ एक वर्ल्ड कप मैच ही नहीं जीता पाया, तो तुझे इजराइल और इंडिया के वेपन से क्या खाक बचा पाएंगे? और साले कटवे जानवरों को भी पता होता है कि कौन सा इंसान कैसा है। ना तो हम हिंदूज इतने वियर्ड है, इतने अजीब है कि किसी बकरी के सर मुंडवाए, और ना ही हमारे बकरी जो है हिंदू प्रतिपालकों को अटैक करता है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि वो अच्छे इंसान है। बचपन में मेरे घर के बगल में एक मुस्लिम फैमिली हुआ करती थी, और मैं देखता था कि एक बकरी को वो सारे लोग जो है पहले खिला पिला रहे हैं, फिर जब बकरीद या फिर ऐसा कुछ आता है जब उनका, तब ये सारे फैमिली मेम्बर्स को इकट्ठे करते हैं, और इवन छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनके सामने सबको वो बकरी को छूना पड़ता है, बकरी को पकड़ के रहना पड़ता है, और उनके सामने वो सर काटते हैं उस बकरी का। मतलब बचपन से ही रेडिकलिज्म और वायलेंस सिखाते हैं ये लोग। लेकिन उन बच्चों को वो बचपन से ये सिखाना भूल जाते हैं कि जब रियल कट्टर हिंदूज अपने पे आते हैं ना, तो हम अपना वायलेंस किसी इनोसेंट बकरी पे नहीं दिखाते, बल्कि हम अपना वायलेंस ऐसे रेडिकल निष्ठुर लोगों पे दिखाते हैं जो इनोसेंट जानवर और लोगों के ऊपर अत्याचार करते हैं। और फिर इन कटमुल्लों का क्या हाल होता है ये तो इजराइल ने दिखा के ही रखा है, और इंडिया भी अब धीरे धीरे जो है बांग्लादेश और पाकिस्तान के जरिए दिखा रहे पूरी दुनिया को कि हम इन कट्टरों से कैसे डील करते हैं। उसके बाद फिरोज लाबायव ने कमेंट किया कि तो हम आर्मेनिया को ऑयल क्यों सेल कर रहे हैं इफ दे आर प्रिपेयरिंग फॉर वॉर? जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि क्योंकि तुम भिखारी हो और तुम्हें पैसे चाहिए। उसके बाद एस गेमन ने लिखा है कि तीसरा काराबाक वार बहुत जल्दी होगा, ग्रैंडपा एंड अंकल रेडी हो जाइए। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि अबे तू कैसा बेशर्म है बे, ग्रैंडपा और अंकल को प्रिपेयर कर रहे हैं वॉर के लिए, और खुद क्या चूड़ी पहन के बीवी के साथ रंगरलिया बनाएगा, या फिर 93,000 सोल्जर्स की तरह, पाकिस्तानी सोल्जर्स की तरह अपना पिछवाड़ा दिखा के सरेंडर कर देगा। उसके बाद अल्लाक्स वेलिक ने लिखा है कि आर्मेनियन ने इंडियंस से सारे टॉयलेट्स ले लिए और इंडियंस टॉयलेट्स को ही अपना वेपन मानते हैं। सो अजरबैजानीज डोंट वरी, इंडिया को एक्चुअली टॉयलेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि जब कमोड के नीचे से पिनाका निकलेगा ना, तो तेरा मलमूत्र ग्रेविटी डिफाई करते हुए नीचे की जगह ऊपर उठेगा, और तुझे इतने जोर से ऊपर धकेलेगा ना कि तेरे 72 हूर भी तुझे खींच के नीचे नहीं ला पाएंगे। उसके बाद SXDFKB ने लिखा है कि आर्मेनिया के साथ लड़ाई होना अभी भी बाकी है, हमारे देश के अंदर से गद्दार कब जाएंगे? आर्मेनिया इंडिया से ये सब हथियार लेके बहुत जल्द हम पे अटैक करेगा, हमें भारत जैसे दलाल देश को हमेशा के लिए निपटा देना चाहिए। उसके बाद काराबाग ने कॉमेंट किया कि भारत के हथियार भारत के बॉलीवुड फिल्मों के तरह फाइट करते हैं, बिश बिश। तो ये बेसिकली हमारे जो 90s में जो फिल्म्स बनते थे, जो बिश बिश करके आवाज होता था, पंच, और ये में उसकी बात कर रहे हैं। तो इसको रिप्लाई करते हुए मैंने लिखा है कि तू अभी 90s के बॉलीवुड नॉस्टैल्जिया में ही जी रहा है, लेकिन जब 90 किलोमीटर रेंज वाला पिनाका मिसाइल तुझे मारेगा ना, तब तुझे 90s की इंडिया और 2026 की इंडिया में क्या डिफरेंस है वो अच्छी तरीके से पता चल जाएगा। जब पिनाका मिसाइल्स तेरे घर पे गिरेगा ना, तो 90s के सनी देओल के डायलॉग की तरह तू उठेगा नहीं, हमेशा के लिए ऊपर उठ जाएगा। और पिनाका मिसाइल्स में इतना पावर है कि तुझे तेरे घर समेत जहन्नम में तेरा एड्रेस फिक्स करके आ सकता है, वो भी 72 सुअरों के बीच। बाय द वे, इसको रिप्लाई करते हुए और एक अजरबैजानी सेहर अचीव ने लिखा है, इनको थोड़ा अकल है तो इसलिए उन्होंने इतना ये ऐसा कमेंट किया है। तो उन्होंने लिखा है कि एज अ नेशन वी लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ फेरी टेल्स, हम डेलीलू में जीते हैं, क्योंकि जिस देश के बारे में हम बात कर रहे हैं वो इजराइल, US, यूरोप सबके साथ जॉइंट वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग करता है, और तो और
वो लोग इजराइल के साथ मिलके बैराक 8 एयर डिफेंस वेपन्स बना रहे हैं और बैराक मिसाइल डिफेंस सिस्टम इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो तुम जो बोल रहे हो कि इंडियन हथियार इंडियन 90s के बॉलीवुड के टाइम में बिश जैसा फाइट करता है, तो ये बिश कहाँ पे होगा वो अच्छी तरीके से तुम आइडिया कर लो। उसके बाद निको ने कमेंट किया कि अगर ऐसी बात है तो हम इंडिया से फेक प्रोडक्ट्स क्यों खरीद रहे हैं, इससे हमारे देश के लोगों के ऊपर ही खतरा मंडरा रहा है। भारत के प्रोडक्ट्स पुअर क्वालिटी के होते हैं और टॉक्सिक होते हैं। वुडंट इट बी बेटर टू बाय देम फ्रॉम अदर कंट्रीज? जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि अबे बकरी, एक बात बता, अगर इंडिया के प्रोडक्ट्स पुअर क्वालिटी के ही है तो फिर इंडियन हथियारों से तुम्हारी इतनी फट क्यों रही है? और जहां तक इंडियन प्रोडक्ट्स खरीदने की बात है तो कुछ दिन पहले बांग्लादेश के यूनुस चाचा सरकार, नूनुस चाचा बोलते हैं हम, नूनुस ने अपने जनता को, बेवकूफ जनता को ये बोला था कि हम इंडिया से सामान नहीं खरीदेंगे, हर चीज जो है पाकिस्तान या फिर टर्की से खरीदेंगे। और आज हालत ये है कि इंडियन प्रोडक्ट्स तो वो खरीद रहे हैं, लेकिन इंडिया भी शाना है। इंडिया ने बोला है कि हमसे प्रोडक्ट नहीं खरीदने वाले थे ना, तो अगर अब जरूरत आन पड़ी है तो हम प्रोडक्ट्स तो बेचेंगे, लेकिन डबल या ट्रिपल दाम पे बेचेंगे। तो अब लिटरली सेम इंडियन प्रोडक्ट्स बांग्लादेश खरीद रहे हैं। इसके ऊपर मैं वीडियो भी लाऊंगा। तो अभी सेम जो प्रोडक्ट्स पहले सस्ते दाम में वो एंजॉय कर रहे थे, अब और जो जनता है उसको डबल या ट्रिपल दाम देके इंडियन प्रोडक्ट्स ही खरीदना पड़ रहा है, क्योंकि वो क्वालिटी ही जो है उनको दूसरे देशों से नहीं मिला। तो इस पाईजान को मैंने उसका लिंक दिया है और बोला है कि जाके देख ले बांग्लादेश मीडिया में कि जब बांग्लादेश ने इंडियन प्रोडक्ट्स बॉयकॉट करने की जरूरत की थी तो क्या हाल हो गया है। आज हालत यह है कि इंडिया से माल तो खरीदेगा ही, लेकिन मतलब इंडिया डबल ट्रिपल दाम करने के बावजूद उन्हें इंडिया से ही माल खरीदना पड़ रहा है। तो ये पावर है इंडिया की। तो अजरबैजान इंडिया से माल खरीदे ना खरीदे इससे हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता, बल्कि इंडिया अजरबैजान को माल बेच के उस पर एक एहसान कर रहा है, वरना बायर्स की तो कमी नहीं है दुनिया में। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे खत्म करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।